370 की एब्रोगेशन से कश्मीरी कितने खुश हैं या वहाँ पे कितना अमन और सुकून लौट आया है, ये वहाँ पे अगर आप जाएंगे इंटीरियर्स में लोगों से बात करेंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब रही बात कि एब्रोगेशन पर जो इन्होंने क्लेम किया था कि इससे वहाँ का सेपरेटिज़म को हम किल करेंगे, कश्मीर की मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, जैसे भाजपा का ये दावा है कि कश्मीर का विलय किया है हमने। आपने कश्मीरियों को तो चलिए दबा दिया, आपकी उनकी डेमोक्रेसी छीनी, उनकी रियासत छीनी, उनकी सियासत छीन कर सब कुछ ख़त्म करके वहाँ पे हम उसे कहते हैं उर्दू में कब्रिस्तान की खामोशी तो नाफज कर दी, लेकिन क्या अमन लौट आया? मुझे लगता हरगिज़ नहीं। क्या जो बैनुल अक़वामी बरादरी है, जहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, क्या आपका अल जज़ीरा है, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, गार्डियन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC है, सारे अखबारात, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्या उन्होंने कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहना बंद कर दिया है और पाकिस्तान पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बंद कर दिया है कहना? ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो मुझे लगता है कि माफ़ करना कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत की पोजीशन डिप्लोमेटिकली और भी कमज़ोर मानी गई है। पहले हर बच्चा कश्मीर का पत्थर मार देता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, सब ख़त्म हो गया और सब बढ़िया से चल रहा है। जम्मू कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर का शहरी ये पूछना चाहता है भारत सरकार से, अगर आप कहते कि 370 हटाकर आपने हमें भारत की दूसरे राज्यों की तरह बनाया है, तो आज मेरे वोट की वो कीमत क्यों नहीं है जो राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाकी जो विधायक हैं उनके वोट की इतनी कीमत है? डेमोक्रेसी भी छीन ली है, हमारे कोई जमहूरी हुकूक भी छीन लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके से कश्मीरियों की एलिनेशन को एड्रेस कर पाए हैं। बाकी ये जो आप जिसको आप अमन कह रहे हैं, पीस कह रहे हैं, मुझे लगता है नज़र का धोखा है। पहलगांव की घटना होती है और उसके बाद एक तरह से मीडिया में ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियों ने ये करवाया है। पहलगाम एक ऐसा वाक़ा था कि पहली बार तमाम कश्मीर की आबादी सड़कों पर आई, उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट भी किया, रोया भी, मातम भी किया। जिस तरीके से भारतवर्ष में कश्मीरियों को डीमोनाइज किया जा रहा, डीह्यूमनाइज किया जा रहा, कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा, कश्मीरियों को ऐसा करैक्टर बना के पेश किया गया गोदी मीडिया, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, तो उससे कश्मीरियों के दिल तो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उन पे अटैक्स कितने हुए? पहलगाम के बाद कश्मीरियों पर 160 के लगभग हेट क्राइम्स हुए हैं पूरे देश में। कहीं शाल वाले को, कहीं ड्राई फ्रूट वाले को, कहीं मजदूर को, कहीं मारा गया, पीटा गया, सब किया गया। तो आप कश्मीरी कहाँ थे उसमें? आज तक भी पता नहीं चला कि वो जो किलर्स थे, वो जो टेररिस्ट थे, वो जो दहशतगर्द थे, कहाँ से आए थे, किस तरीके से? उस पर तो बहुत से सवालात आज भी बाकी हैं। कहते हैं जी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि 370 जो है आतंकवाद की वजह है, 370 ख़त्म होगा तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। फिर कहा नोटबंदी जो है, ये जो 500 के आते हैं, ये तो आतंकवाद, ये मिलिटेंसी से टेररिज्म ख़त्म होगा। सर, आपके एक विधायक हैं महराज मलिक, PSA के अंदर पकड़ा गया, तो इसको कैसे देख रहा है कश्मीर का? महराज मलिक ने सिर्फ एक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कुछ बोलचाल हुई थी, उनसे कुछ गरीबों के मतलब सवालात उठाए थे, तो उसको PSA के तहत बंद कर दिया गया। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कश्मीर में आज पत्रकारिता नाम से जर्नलिज्म, जिसको हम उर्दू में सहाफ़त कहते हैं, वो कुछ चीज़ बची नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कश्मीरी जो है वो कहते हैं ना कि हम अगर वफ़ादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप लोग बराबर हमको मेल कर ये पूछ रहे थे कि दा स्वतंत्र हमें सही हालात बताए कश्मीर के। 370 हटने के बाद असली हालात क्या हैं? नई सरकार बन गई है, 370 के बाद क्या क्या बदलाव आए और क्या कश्मीरियों के जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है? इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ मीर शाहिद सलीम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, बराबर लिखते हैं और कश्मीर और कश्मीरियत के मुद्दे को बराबर उठाते हैं। हम इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा जो आपको बता सके, ग्राउंड रियलिटी समझा सके कि 370 के बाद और फिर नई सरकार आने के बाद कितना बदल गया कश्मीर और सबसे बड़ी बात क्या मिला कश्मीरियों को। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के लिए वक्त निकालने के लिए।
मेन स्ट्रीम मीडिया ही देखा जाता है, बड़े बड़े अखबार देखे जाते हैं, 370 की बात होती है और कहा जाता है सब कुछ बदल दिया, सब कुछ सही कर दिया और चुनाव भी हो गए, नई सरकार भी आ गई। क्या ग्राउंड में तस्वीर कुछ दूसरी? बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मुझे लगता है कि ग्राउंड पे जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको उर्फ़ आम में आजकल गोदी मीडिया भी कहा जाता है पिछले कई बरसों से, कि क्या 370 की एब्रोगेशन से, कश्मीरियों की लिमिटेड एटोनमी को एब्रोगेट करने से कश्मीरी कितने खुश हैं या वहाँ पे कितना अमन और सुकून लौट आया है, ये वहाँ पे अगर आप जाएंगे, इंटीरियर्स में लोगों से बात करेंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वैसे भी मैं आपको बताऊं कि बीइंग कश्मीरी, जब मुझे ख़बर पढ़नी होती है कश्मीर के मतलब, मुझे द वायर को टटोलना पड़ता है, मुझे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को, क्योंकि हमारे अखबारों की क्या हालत है, खैर वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब रही बात कि एब्रोगेशन पर जो इन्होंने क्लेम किया था कि इससे वहाँ का सेपरेटिज़म को हम किल करेंगे, कश्मीर की मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, जैसे भाजपा का ये दावा है कि कश्मीर का विलय किया है हमने 5 अगस्त 2019 को। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से ये सवाल करना चाहूँगा, क्या आपने कश्मीरियों को तो चलिए दबा दिया, आपकी उनकी डेमोक्रेसी छीनी, उनकी रियासत छीनी, उनकी सियासत छीन कर सब कुछ ख़त्म करके वहाँ पे हम उसे कहते हैं उर्दू में कब्रिस्तान की खामोशी तो नाफज कर दी, लेकिन क्या अमन लौट आया? मुझे लगता हरगिज़ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड व्यू कितना बदला है कश्मीर के बारे में। क्या जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है, या इंटरनेशनल मीडिया है, क्या आपका अल जज़ीरा है, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, गार्डियन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC है, सारे अखबारात, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्या उन्होंने कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहना बंद कर दिया है और पाकिस्तान पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बंद कर दिया है कहना? मुझे नहीं लगता है। और बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो मुझे लगता है कि माफ़ करना कि हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान भारत की पोजीशन डिप्लोमेटिकली और भी कमज़ोर मानी गई है, जिसको यहाँ की अपोजिशन जो है बार बार उसकी तरफ इशारा करती है कि आज की तारीख़ में कश्मीर पर जो है देर आर नो टेकर्स इन द वर्ल्ड, जो भारत का जो अपना नज़रिया रहा है आफ्टर एब्रोगेशन, बल्कि इस सिचुएशन को और कम्प्लेक्स बना दिया गया है और पेचीदा बना दिया गया है। मैं आपको एक सीधी बात ये बताऊं कि आप मान लीजिए किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को दमे की बीमारी है, वो दमे की बीमारी में मुब्तला है और वो क्या है, खांस रहा है, बार बार खांसे जा रहा है, और खांसना क्या है, उसकी सिम्टम है, बीमारी तो दमे की है। अब किसी डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसके लबों पर, उसके होंठों पे टेप लगा देता, कहेगा कि मैंने इसका इलाज कर दिया, देखिए इसने खांसना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीमारी जो है उसको ट्रीटमेंट हो गया है, बीमारी अंदर है। सिम्टम्स को दबाने से आमतौर पर दावे किए जाते हैं कि स्टून पेल्टिंग बंद हो गई है, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, भाई उस पर तो आपने एक मिलिट्री माइट लगा के सब बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कश्मीरियों के अंदर भी आज भी वो बेचैनी, वो बेकरारी, वो इज़्तिराब, वो अनरेस्ट आज भी पाया जाता है? अगर नहीं है तो हमारी 10 लाख फ़ौज वहाँ पे क्या कर रही है? अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 10 लाख फ़ौज को आप हटा के देख लीजिए, फिर कश्मीरी जो है। उसके बाद आप बताइए कि 370 हटा के आपने ये वादा किया था कि हम वी विल मेक इट एज अनदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो आज हमारा जम्मू कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर का शहरी ये पूछना चाहता है भारत सरकार से, अगर आप कहते कि 370 हटाकर आपने हमें भारत की दूसरे राज्यों की तरह बनाया है, तो आज मेरे वोट की वो कीमत क्यों नहीं है जो राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाकी जो विधायक हैं उनके वोट की इतनी कीमत है? तो आज हमें आपने एकदम जो है डेमोक्रेसी भी छीन ली है, हमारे कोई जमहूरी हुकूक भी छीन लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके से कश्मीरियों की एलिनेशन को एड्रेस कर पाए हैं। बाकी ये जो आप जिसको आप अमन कह रहे हैं, पीस कह रहे हैं, मुझे लगता है नज़र का धोखा है जी। पर सर इतने चुनाव बताए गए हैं, हम लोगों ने जो सुना है कि इतने बढ़िया से हुए, सरकार बना दी गई है, पहले हर बच्चा कश्मीर का पत्थर मार देता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, सब ख़त्म हो गया और सब बढ़िया से चल रहा है। देखिए सर, इलेक्शंस की जो बात है, इलेक्शन की मैं आपको बात बताऊं कि पहले तो इलेक्शन को
करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ वादा किया, बल्कि खुद कई स्टेटमेंट्स, बल्कि कई पब्लिक भाषण हैं जो होम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के कि पहले यहाँ पे जो एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज़ किया जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। पहले ये कहते रहे कि इलेक्शन से पहले हम स्टेटहुड बहाल करेंगे, फिर कहा कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड होगा। किया इन्होंने क्या कि जेरी मेंडरिंग करके कुछ सीटें बढ़ा दी, यानी 6-7 सीटें एक ख़ास समुदाय की बढ़ा के, फिर कितना इलेक्टोरल प्रैक्टिस कितना जो है वो करप्ट रहा। ये सब कुछ करके भी जब वो इक़्तिदार में नहीं आ पाए, जब वादी कश्मीर को उनको एक अपना अकाउंट भी नहीं खोल पाए, तो फिर क्या किया इन्होंने जो है पावर ट्रांसफ़र करने से आज भी जो है ये इनकारी हैं। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई पूछता है कि आप कब जो है कश्मीरियों को उनके डेमोक्रेटिक राइट बहाल करोगे, कब कश्मीर में फुली जो है डेमोक्रेसी रेस्टोर किया जाएगा, वो कहते हैं जी मुनासिब वक्त पे। वो मुनासिब वक्त कब आएगा? जब आपने अभी कहा कि बता रहे हैं कि इतना अच्छा इलेक्शन हो गया। इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब है कि जो हमारा राय दहिंदा है, जो आपका हमारा इलेक्टोरेट है, जो अपना वोट कास्ट करता है, उसका चुना हुआ विधायक, उसका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव उसके फैसले कर पाए। फैसले हमारे तो होम मिनिस्ट्री कर रही है, हर छोटा बड़ा फैसला। यानी हमारा मुख्यमंत्री कितना आज़ाद, कितना स्वतंत्र है, कितना पावरफुल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो जब अपने दादा जान की बरसी पर उनके यहाँ फातिहा पढ़ने जाता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है जी, वो अपने पुरखों की कब्रों पर नहीं जा सकते। यानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ रखने में, तो उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वो तमाम छुट्टियां ख़त्म कर दी जाती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस डेमोक्रेसी, किस इलेक्शन की बात करते हैं आप, और उस इलेक्शन से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला क्या? ये तो दिखावा है, दिस इज़ जस्ट एन आई वॉश। बाकी जो है ये सारी हमारी स्टेट के सारे अफेयर्स को तो हमारी होम मिनिस्ट्री चला रही है, गृह मंत्रालय चला रहा है। सर एक चीज़ हम ये भी समझना चाहेंगे, आप कश्मीरी हैं, पत्रकार भी हैं। पहलगांव की घटना होती है और उसके बाद एक तरह से मीडिया में ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियों ने ये करवाया है, कश्मीरियों ने ये किया। हमने विजुअल्स भी देखे कि भाई पत्रकार पहुंच गए हैं और वो हमेशा इस तरह का प्रवोक किया है। तो आप एज ए कश्मीरी पत्रकार की हम बात करेंगे, कैसा फील करते हैं जब दूसरे स्टेट पर जाते हैं आप लोग? सर आपने पहलगाम की बात की। पहलगाम एक ऐसा वाक़ा था कि पहली बार तमाम कश्मीर की आबादी सड़कों पर आई, उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट भी किया, रोया भी, मातम भी किया, और यानी बहुत ज़्यादा तरीके से कश्मीर में कंडेमनेशन हुई। ठीक है, उसके बावजूद जिस तरीके से भारतवर्ष में कश्मीरियों को डीमोनाइज किया जा रहा, डीह्यूमनाइज किया जा रहा, कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा, कश्मीरियों को ऐसा करैक्टर बना के पेश किया गया गोदी मीडिया, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, तो उससे कश्मीरियों के दिल तो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उन पे अटैक्स कितने हुए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी पहलगाम के बाद कश्मीरियों पर 160 के लगभग हेट क्राइम्स हुए हैं पूरे देश में। कहीं शाल वाले को, कहीं ड्राई फ्रूट वाले को, कहीं मज़दूर को, कहीं मारा गया, पीटा गया, सब किया गया, यानी होम मिनिस्टर के आश्वासन के बावजूद। तो आप कश्मीरी कहाँ थे उसमें? आज तक भी पता नहीं चला कि वो जो किलर्स थे, वो जो टेररिस्ट थे, वो जो दहशतगर्द थे, कहाँ से आए थे, किस तरीके से। उस पर तो बहुत से सवालात आज भी बाकी हैं कि वो वाक़ा कैसे हुआ था और वो किसकी ज़िम्मेदारी थी, और उसका ज़िम्मेदार भी आप कश्मीरियों को ठहराते हो। और फिर कश्मीरियों के लिए पूरे भारत इस वक्त एक ऐसी सरजमीन बन चुका है कि वो बल्कि तंग हो चुकी है। हर जगह उन पर जो है अटैक हो रहे हैं उनको। और ये मेहरबानी है सारी यहाँ पे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस की, और उसके साथ साथ जो यहाँ का गोदी मीडिया है वो कश्मीरियों को नहायत ही जो बैड लाइट में पेश करता रहा है, उसकी वजह से उन्हें ये मुश्किलात पूरे देश में उनका सामना करना पड़ता है। सर 2016 में प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की और सबसे पहले यही कहा गया कि आतंकवाद को ख़त्म हो जाएगा नोटबंदी से, तो ख़त्म हो गया सर? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर आतंकवाद ख़त्म हो गया होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्या पड़ती? आज भी मुझे बताइए, आप तो 2016 की बात कहते हैं जी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि 370 जो है आतंकवाद की वजह है।
370 ख़त्म होगा तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। फिर कहा नोटबंदी जो है, ये जो 500 के आते हैं, ये तो आतंकवाद, ये मिलिटेंसी से टेररिज्म ख़त्म होगा। तो कहाँ टेररिज्म ख़त्म हुआ? अब तो टेररिज्म, अब पढ़िए ना, अब फ़ौज के बयान पढ़िए कि हमारे इलाकों में जो एक तरह से गोरेला फाइट शुरू हो गई है। बल्कि इस वक्त हमारे इंडियन फोर्सेस ने नए नए तरीके निकाले हैं कि बल्कि अपनी फ़ौजों को स्पेशलाइजेशन कर रहे कि हाउ टू फाइट विद द गोरेला वॉर। तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ़ एक बहाना था। ये सारे वादे इनके या सारी इनकी दलीलें ये झूठ साबित हुई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज की तारीख में कश्मीर एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इशू बन गया है, क्योंकि हम 3 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में बैठे हुए हैं। एक तरफ भारत है अपना, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ चीन बैठा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीरियों पर क्या गुजरी वो वही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आप इस जब तक कश्मीरियों के जो जेन्युइन एस्पिरेशंस हैं, जो जेन्युइन उनके पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस किए बिना आप कश्मीर को एक पंचिंग बैग बनाकर सिर्फ वोट हासिल करने की वो बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे ठीक है, आप वक्ती तौर पर तो दबा सकते हैं, आपको वोट भी मिल सकते हैं, आपको पावर में भी रखा जा सकता है अपने अंधभक्तों की तरफ से। लेकिन ये इशू रिजॉल्व किए बिना मुझे लगता है कि परमानेंट एंड ड्यूरेबल पीस इस रीजन में नहीं आ सकता। सर, आपके एक विधायक हैं महराज मलिक, पीएसए के अंदर पकड़ा गया, तो इसको कैसे देख रहा है कश्मीर का? सर, ये तो वही बात है कि महराज मलिक ने सिर्फ एक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कुछ बोलचाल हुई थी, उनसे कुछ गरीबों के मतलब सवालात उठाए थे, तो उसको पीएसए के तहत बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद देखिए कि हमारे विधायक अब कभी कभार सवाल ये पैदा होता है कि उसकी यानी सिर्फ एक हीटेड एक्सचेंज की वजह से, ठीक है वो जज्बाती था, उसने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि आवाम का नौकर होता है, जो पब्लिक सर्वेंट के साथ बहस में उसकी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इसी भारतवर्ष में असम एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो मुसलमान की उस जालीदार टोपी वाले को गोली मार रहे हैं, और वो खुल के कह रहे हैं कि वो अपील करते हैं अपने समुदाय के लोगों को कि मुसलमान ऑटो रिक्शा वाला अगर 5 रुपये मांगा तो 3 दीजिए, क्योंकि इससे मुझे तसल्ली पहुंचती है, मुझे बहुत सुकून होता जब तुम मुस्लिम्स को प्रताड़ित करते हो। और इसके अलावा क्या कुछ नहीं हो रहा है, यानी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, तो उनके लिए न लॉ है, न कानून है, न कुछ है। तो एक महराज मलिक की उस पर उसको आप बेल तक नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बड़े ही हमें तो यहाँ पे तो इस मुल्क में एक मखसूस समुदाय को, एक माइनॉरिटी को, बतौर ख़ास मुस्लिम्स को जिस तरीके से इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, मैं कहता हूँ चाहे वो लेजिस्लेटर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे आपकी एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फिर आपका 4th पिलर हो, यानी उनको निहायती बुरे तरीके से इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और महराज मलिक भी जो है उसी में फंसा हुआ है, चाहे आपके फिर उमर खालिद हूँ, चाहे आपके शर्जील इमाम हो। तो ये तो है, एक कम्युनिटी को सफ़र करना है। सर, एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आप पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, अब आज का दौर पत्रकारिता का, वो भी कश्मीर से करना, क्या चैलेंज फेस करते हैं सर? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कश्मीर में आज पत्रकारिता नाम से जर्नलिज़म, जिसको हम उर्दू में सहाफ़त कहते हैं, वो कुछ चीज़ बची नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कश्मीर में जो लोकल वर्नाक्युलर मीडिया है, वहाँ पे लोकल डेलीज़ हैं, उनमें कई तो एडिटोरियल नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ सरकार के प्रेस नोट छापते हैं, वही उनका है। वहाँ तो आपके पास आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हालांकि मीडिया इंस्टीट्यूशंस की ज़िम्मेदारी होती है एक वॉच डॉग की तरह काम करना, वो तो ख़त्म है। और पिछले इतने बरसों से कश्मीरी कई जर्नलिस्ट इस वक्त तो बल्कि कंट्री छोड़कर निकले हैं। आपको याद होगा इफ्तिखार गिलानी साहब थे, हमारे डीएनए के यहाँ से काम करते थे, बीबीसी के लिए नईमा महजूर थी, कोई लेबनान में है, कोई टर्की में है, कोई बाहर चला गया। इसी तरह एक मसरत जहरा थी, पुलिटिज़र अवार्डी, वो यहाँ से भाग के जर्मनी चली गई। और जो यहाँ हैं अभी एक और लड़की थी, वो भागना चाहती थी, उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस सना अल्ताफ़ मट्टू करके वापस कर दिया गया था। तो ये तो रही मीडिया की कहानी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो लोग हैं यहाँ पे, उन्हें अपने कलम पे बिल्कुल ही ताले लगाए हुए, कुछ नहीं बोल रहे हैं।
और कुछ लोग जो नेशनल मीडिया से जुड़े हैं, अभी 2 महीने पुरानी बात मैं आपको बताऊं तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के लिए काम करने वाले वहाँ पे एक बशारत मसूद और एक और जहांगीर नाम का एक शख्स, उन्होंने एक स्टोरी की कि वहाँ पे पुलिस की सर्वेलेंस के मतलब कि वहाँ पे हमारे रिलीजियस बॉडीज़ की मस्जिदों की सर्वेलेंस की जा रही है। तो उनको तलब किया गया, उनको बांड पे फिर रिहा किया गया और उनको जो है ख़बरदार किया गया। यानी ये नेशनल, ये इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार का जो ब्यूरो चीफ़ है उसको तलब किया जाता है, अगर कोई भी इस तरह की स्टोरी, कोई भी खबर की जाती है तो उसको बाज़ाब्ता जो है उसको बॉन्ड लिखने पे मजबूर किया जाता है। तो अभी तो मैं कहता हूँ कि कश्मीर का अगर आप कभी वहाँ के लोकल डेलीज़ का या वहाँ मीडिया का देखें तो आपको लगेगा बिल्कुल कि वो सरकार के एक इश्तिहार बन के रह गए हैं। उसमें वो अखबार में जो होती है कि अखबार पे आपको पूरे जो समाज में हैपनिंग्स का पता चलता है वो नहीं, बल्कि हमें अपनी खबरें पढ़ने के लिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड और इस तरह के टेलीग्राफ जैसे अखबार पढ़ने पड़ते हैं या फिर बाकी बैन-अल-अक़वामी मीडिया को देखना पड़ता है। सर, अब अभी जो ईरान का मुद्दा चल रहा है तो इस पर भी कश्मीर की तरफ से बहुत डोनेशन और हर प्रोटेस्ट भी देखा गया, जिसका यहाँ के लोग जो राइट विंग हैं काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ तो इजराइल के हम करीब हैं, मोदी जी फादरलैंड भी कह आए हैं और आप क्या इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा डोनेशन भी लिया जा रहा है। देखिए जी, कश्मीर के लोग हमेशा ही मैं कहता हूँ कि मज़लूम के साथ खड़े रहें, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने खुद जुल्म सहा है, खुद उनको पता कि जुल्म क्या होता है। और ईरान जो इस वक्त एक प्रिंसिपल, एक असूली लड़ाई लड़ रहा है एक ऐसे जालिम वक्त के फ़िरौन के ख़िलाफ़। एक मैं कहता हूँ कि ट्रंप जैसा शख्स जिसने ये मन बना लिया था कि वो जिसको चाहे उठा ले, चाहे वेनेजुएला का सदर हो, कभी ग्रीनलैंड को अपना कहना, कभी किसी और कंट्री को। और अगर ईरान इस वक्त उनके आगे एक मज़लूम और महकूम एक ऐसी कौम जो पिछले 35-40 बरसों से जो है सैंक्शंस झेल रही है और उसके बाद ईरान पर एक जारहाना जुल्म होता है, और माफ़ करना कि जब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब को शहीद किया जाता है और वहाँ की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के, उसके बाद अली लारीजानी या जितने भी हुए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत की तरफ से कोई कंडेमनेशन आज तक नहीं हुई। और फिर यह कि भारत का वहाँ पे 2 रोज़ पहले भारत का वज़ीर आज़म जाता है बिन्यामीन नेतन्याहू के साथ, और 2 रोज़ बाद ईरान के साथ अटैक होता है, ईरान पर जारहियत होती है। ये सारे सवाल आते हैं। जहाँ तक आपने कश्मीरियों की ईरान के साथ ताल्लुक़ की बात, कश्मीरी आज जो मुस्लिम है ना वो भी बिकॉज ऑफ ईरान है, क्योंकि वो जितने भी कश्मीरियों का कल्चर, वहाँ की तहजीब, वहाँ का समावार, वहाँ का चनार, वहाँ की ये जो हस्तकला जिसको आप कहते हैं, ये जितनी भी दस्तकारी हम कहते हैं, ये सारी ईरान की। और ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ कश्मीर के बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, और एक कल्चरल रिलेशन है, एक इमोशनल अटैचमेंट है कश्मीरियों की ईरान के साथ। तो यही वजह है कि पूरे आलम इस्लाम में कश्मीर एक छोटी सी जगह है। आपने देखा किस तरीके से यानी छोटी छोटी बच्चियों ने अपने खिलौने दिए, ठीक है जी, अपने जेवरात औरतों ने दिए, छोटी छोटी मासूम 6 साल की बच्चियों ने अपने कानों की बालियां डोनेट कर दी, नौजवानों ने अपने मोटर बाइक्स दिए, जो मज़दूर शख्स किसी जो जिसके पास था, किसी ने घोड़ा, किसी ने भेड़, किसी ने बकरी, किसी ने यानी टिप्पर तक। ये मनाजिर दुनिया ने पहली दफ़ा देखे। यार एक छोटा सा खित्ता जो खुद एक मिलिटेंसी से, कन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, वो दूसरे मजलूम भाइयों के लिए इस कदर उमड़ के जो है उसका जज्बा उमड़ कर उसने दिल खोल कर जो है मदद कर रहा है। ये इसने पूरी दुनिया को एक मुझे लगता है सबक भी दिया कि कैसे ज़ालिमों के साथ जो है मजलूम के साथ खड़ा रहना है और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा रहना। फिर कश्मीर में प्रोटेस्ट भी बहुत हुए, लेकिन ये बदकिस्मती है कि भारत जो है, भारत ने इस वक्त एक तारीख़ की गलत सिमत में, इंडिया हैज़ चूज़न टू बी एट द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। क्योंकि इस वक्त ठीक है यूरोप या बाकी आप देखिए नेटो से लेकर इवन यूरोपीय कंट्रीज़ में भी बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन, बड़े बड़े मुजाहरे, बड़े बड़े इवन ज़्यादातर वो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन इंडिया जिसके इतने बढ़िया ताल्लुकात रहे और इंडिया ने जो रवैया ईरान के साथ इख्तियार किया है वो काबिल मज़म्मत है, वो काबिल अफसोस है। इंडिया जो है वहाँ पे आयरस डेना को बुलाता है, जो शिप है उनका, यहाँ पे विशाखापट्टनम में उनके साथ जो है मशक़ें करने के लिए, और उसके बाद वो जहाज़ जब यहाँ से लौटता है तो उसको जो है टारपीडो किया जाता है, उसको गर्क के समंदर किया जाता है अमेरिका की तरफ से, और उसके 80 या 85 जो सेलर्स जो हैं वो मारे जाते हैं।
और उस पर भी इंडिया का कोई अफसोस नहीं होता है, जबकि जब वो आए थे तो हमारी प्रेसिडेंट ने उनका वेलकम किया था। ये बड़ी बदकिस्मती है, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे लगता है कि अपोजिशन राइटली, और इस वक्त देखिए इंटायरली अपोजिशन जो है इंडिया को इस बात पे सवाल कर रही है कि फिर भी देखिए ईरान की दरिया दिली देखिए, ये सब कुछ होने के बावजूद ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इंडिया के लिए भी खुला रखा है। वैसे इंडिया तो या इन्होंने तो मान ही लिया, माफ़ करना, इन्होंने तो इजराइल को और उसको अपना फादरलैंड बना लिया है। तो संघ की क्या प्रेजेंस है कश्मीर में? देखिए संघ की तो कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन कुछ ज़रख़रीद लोग ऐसे हैं जिनको ये ख़रीद लेते हैं, उनमें हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कश्मीर में कभी भी या किसी भी वक्त जो है इनका कोई अकाउंट खोलेगा इलेक्टोरली। लेकिन इस वक्त जो है इनके पास पैसा है, इक़्तिदार है, पावर है, पूरा सिस्टम इनके पास है, तो लोगों की मजबूरियां होती हैं, उस तरीके से ये सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जैसे 370 का बता रहे हैं, कुछ दाढ़ी वाले बड़े दाढ़ी, अरे बिल्कुल सब बिल्कुल 370 का फेवर कहते, सब कुछ बदल गया। अजय आज में ही ऑल इंडिया वो एक हमारे प्रेसिडेंट गए हुए हैं इमाम्स के, जिसका आपने मुझे भेजा था, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ना, वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो वो उलमाए कराम तो मैक्सिमम कई बार, वो तो साल में कम से कम 1 दर्जन बार दिल्ली से जाते हैं जहाज़ों में बैठकर, और वहाँ कश्मीरियों को जो है ब्रेन चेंज करने के लिए वो जाते हैं। वो तो उनको ड्यूटी लगा रखी है, उनका उसका पैसा मिलता है, वो तो एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी इतने जल्दी उसमें आने वाले। लेकिन बहरहाल संघ की तो कोशिश है, संघ तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग बात है कि अभी संघ के बारे में अमेरिका के थिंक टैंक का क्या आया है, ये संघ के बारे में क्या उनके रिकमेंडेशंस आई हैं, वो किस कदर ख़तरनाक हैं, तो वो तो इनको शर्म नहीं आती है। लेकिन उस पर ये काम तो कर रही है, सर एक चलते चलते एक सवाल, क्योंकि काफ़ी वक्त हमारा भी बचपन से एक कश्मीर टेररिस्ट और पाकिस्तान का कश्मीरियों का प्रेम, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। इस नैरेटिव को जब एक कश्मीरी सुनता है तो उसको क्या फील होता है? देखिए जी, कश्मीर पहली बात है भाई साहब, एक डिस्प्यूट तो है ना, वो आपको मानना पड़ेगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंडिया खुद मानता है, 1994 की इंडिया की रेजोल्यूशन है कि उस पार का कश्मीर हमारा है। लिहाजा जब एक आपका हिस्सा किसी और के, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है। तो पाकिस्तान ने इसमें फ़ायदा तो उठाया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीरियों में पाकिस्तान का उतना ज़्यादा को प्रेम रहा है। लेकिन कश्मीरियों के भारत के तई एलिनेशन क्यों बढ़ी? क्योंकि कश्मीर का जब विलय हुआ था भारत के साथ, तो तब सिर्फ 3 चीज़ें भारत को दी गई थी, नई दिल्ली को, ठीक है जी। उसमें था कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और आपका ये 3 चीज़ें थी। तो लेकिन उसके बाद आस्ता डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, लेकिन उसके बाद आस्ता इस सारी एटोनमी को उसको एरोड किया गया और 370 को खोखला किया गया। बिलाकर अब इसमें कुछ बचा ही नहीं था। इसको भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको हटा के और इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर की जो असेंबली थी उसको पहले भंग किया गया, फिर बड़े इस तरीके से हटा के, तो अब जो है कश्मीरियों को अपनी डेमोक्रेसी से ही महरूम किया गया, वंचित किया गया। तो ये सारी बातें, बाकी पाकिस्तान का होगा, इसमें फैक्टर होगा, लेकिन आप देखिए ना, आप कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। देखना तो ये है, आप कश्मीरी के साथ, पाकिस्तान ठीक है, वो अगर आपका एनिमी कंट्री है, आप निपट लीजिए, आपने सिंदूर करके देख लीजिए। बल्कि ये एक पाकिस्तान के लिए, माफ़ करना, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ सिंदूर से पहले शायद पाकिस्तान की इतनी स्टैंडिंग नहीं थी वर्ल्ड में जितनी के बाद में बनी। ये तो आपको देखना है, पाकिस्तान को आप निपट लीजिए। लेकिन आप कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप कश्मीरियों के राइट्स के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप कश्मीरियों को वो सही मानों में जो हकीकी डेमोक्रेसी है वो क्यों नहीं इंजॉय करने देते? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कहेंगे जो कश्मीरी जो हैं वो कहते हैं ना कि हम अगर वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। आपने कश्मीर, नई दिल्ली ने कश्मीरियों से साथ, और ये आज की बात नहीं, ये तो वाकई बीजेपी ने तो बड़ा ही एग्रेसिवली किया जो किया। ये तो कांग्रेस के ज़माने में होता आया है। कांग्रेस ने भी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे 9 अगस्त 1953 को, तब एक मामूली सा सब इंस्पेक्टर भेज के उसको गिरफ्तार किया था, फिर 22 साल उसको जेल में रखा था। तो ये चलता रहा है, और कई दफ़ा हम समझते रहे कि कश्मीरियों की असल जो एस्पिरेशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को कभी भी दिल्ली ने एड्रेस नहीं किया।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के। जल्दी जल्दी कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कहना चाहिए। जनाब, द स्वतंत्र जैसे कि नाम भी है और जिस तरीके से आप एक शाहीन की तरह उड़ान भरे हुए हैं आज़ाद फ़िज़ाओं में, और आप जैसे चैनल्स की इस वक्त हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये चंद आवाज़ें बची हैं इस देश में जो इस वक्त किसी भी लाग और लिपटी के बजाय एक बिल्कुल ही गैर जानबदार होकर देश के लोगों को हक़ाइक़ से बाखबर कर रही हैं। आप इसी तरह अपने मिशन को जारी रखिए और मैं आपके ऑडियंस से, आपके दर्शकों से, आपके नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको देखें, और यही हमारी आवाज़ें हैं। और ये फोर्थ पिलर जो इस वक्त इंडिया में जो इसका हाल बना रखा है यहाँ पे सरकार ने, तो अगर ये आवाज़ें भी हमसे छिन गई तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ही फिर बेबस हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि आपको तस्वीर का एक पहलू जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बराबर देखते हैं वो तो आप देखते ही हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू शायद जो एक सही पहलू है, सच्चा पहलू है, उसे भी आपको समझना और सुनना चाहिए। फैसला आपके हाथ में है, पर ये याद रखिएगा कि अगर आप खामोश रहेंगे तो आपको गलत के साथ ही समझा जाएगा। तो अपनी आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए और द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।